कल हमने जो लास्ट आपका चर्चा किया था वो किया था 1916 में लखनऊ समझौता। लखनऊ समझौता के बारे में आपको बताया था कि 1916 में लखनऊ में कांग्रेस का अधिवेशन होता है, जिसके अध्यक्ष हैं अंबिका चरण मजुमदार। और ये अधिवेशन मुख्यतः दो घटनाओं के लिए इम्पोर्टेंट है। अगर राष्ट्रीय घटना को देखिए तो राष्ट्रीय घटनाओं के अंतर्गत यहाँ क्या होता है कि पिछले 8 वर्षों के लिए कांग्रेस से निष्कासित कर दिए गए गरम दल की कांग्रेस में फिर से वापसी होती है, और इसके लिए बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट का विशेष प्रयास किया जाता है। दूसरी विशेष घटना क्या होती है, सांप्रदायिक सहमति बनती है कांग्रेस और मुस्लिम लीग में, और इसी के अंतर्गत कांग्रेस जो है मुसलमानों के पृथक निर्वाचन के अधिकार को स्वीकार कर लेती है। दो मुख्य घटनाएं बोले थे नेशनल लेवल पर। बिहार के लेवल पे क्या घटना थी याद रखना है, चंपारण के नीलहे किसानों के शोषण से संबंधित प्रस्ताव यहीं पर बाबू ब्रजकिशोर प्रसाद प्रस्तुत करते हैं। आगे बिहार वाला सेक्शन में इसके बाद आपको बताएंगे। और दूसरा क्या होता है, मांग किया जाता है कि पटना यूनिवर्सिटी का स्वतंत्र अस्तित्व सुनिश्चित किया जाए। 16 में मांग होती है और 1917 में पटना विश्वविद्यालय कलकत्ता विश्वविद्यालय से अलग हो जाता है। तो लखनऊ अधिवेशन की चर्चा हमने कर ली, जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सवाल यहाँ से पूछ लिए जाते हैं। फिर एक और आंदोलन यहाँ शुरू हो रहा है, ये है होम रूल लीग आंदोलन। होम रूल लीग, नाम देखिए, होम रूल मतलब स्वशासन। स्वशासन की प्राप्ति के लिए होम रूल लीग आंदोलन प्रारंभ होता है। इसकी प्रेरणा ली जाती है आयरलैंड से। आयरलैंड ब्रिटेन के अंतर्गत आयरलैंड है। आयरलैंड में होम रूल लीग आंदोलन हो रहा था। आपको बताया था, याद कीजिए, एनी बेसेंट आयरलैंड की ही है, वहीं की आयरिश महिला है एनी बेसेंट। होता क्या है कि एक बात और आपको बताया था, 1908 में बाल गंगाधर तिलक को गिरफ्तार करके मांडले मतलब बर्मा निर्वासित कर दिया गया था। नहीं, 1908 में उनको गिरफ्तार किया गया था और 6 वर्षों के लिए मांडले उनको निर्वासित कर दिया गया था। 9, 10, 11, 12, 13, 14, 1914 में तिलक की वापसी होती है भारत, निर्वासन उनका समाप्त होता है। तो निश्चित है कि 6 वर्षों के लिए वो भारत से बाहर हैं, तो उनके हाथ से नेतृत्व थोड़ा सा फिसलेगा। जैसे ही तिलक आते हैं, एक बार फिर राष्ट्रवादियों को वो अपने इर्द गिर्द जमा करना शुरू कर देते हैं और फिर एक आंदोलन की शुरुआत करते हैं तिलक, जिसका नाम है होम रूल लीग आंदोलन। अपने पहले होम रूल लीग की स्थापना बाल गंगाधर तिलक के द्वारा ही की जाती है। ठीक है, होम रूल लीग के संस्थापक बाल गंगाधर तिलक, और बाल गंगाधर तिलक इसकी स्थापना करते हैं होम रूल लीग आंदोलन को की। और इसी समय उनका वक्तव्य है कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। परीक्षा में पूछा है, खास करके यूपी पीसीएस में, कि तिलक ने यह वक्तव्य कब दिया था। तिलक ने यह वक्तव्य कब दिया था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। ध्यान रखिएगा, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, तिलक का जो ये वक्तव्य है, ये होम रूल लीग की स्थापना के समय ही आया है। तो पहले होम रूल लीग की स्थापना करते हैं बाल गंगाधर तिलक, जिसके अध्यक्ष हैं जोसेफ बप्तिस्ता। तिलक अध्यक्ष नहीं है, अध्यक्ष हैं जोसेफ बप्तिस्ता, और इसके सचिव हैं एनसी केलकर। जबकि दूसरे होम रूल लीग की स्थापना दिसंबर 1916 में करती हैं एनी बेसेंट साहिबा। एनी बेसेंट साहिबा इसकी स्थापना करती हैं दिसंबर 1916 में, और इसकी अध्यक्षा वो खुद हैं। जबकि इसके संगठन मंत्री हैं जॉर्ज अरुंडेल, इसके कोषाध्यक्ष हैं वीपी बाडिया,
और इसके महासचिव हैं एनसी केलकर। एनी बेसेंट ही इसकी अध्यक्षा है। तो ये देखो, ध्यान रखिएगा, दो होम रूल लीग की चर्चा हम कर रहे हैं, एक तिलक की, एक एनी बेसेंट की। दोनों में फर्क क्या है देखिए। तिलक का जो होम रूल लीग है उसका आधार क्षेत्रीय है। तिलक के होम रूल लीग का आधार क्षेत्रीय है। उनका होम रूल लीग महाराष्ट्र और मध्य भारत के कुछ क्षेत्रों में ही है, जबकि एनी बेसेंट की जो लीग है उसका स्वरूप अखिल भारतीय है। अखिल भारतीय का मतलब ऑल इंडिया लेवल पर है, लेकिन दोनों का उद्देश्य एक समान है। यह उद्देश्य है भारत के लिए स्वशासन प्राप्त करना। एनी बेसेंट के होम रूल लीग की शाखा पूरे भारत में है, जबकि तिलक के होम रूल की शाखा महाराष्ट्र और मध्य भारत तक है। लेकिन दोनों लीग के नेता एक दूसरे के मंच का इस्तेमाल कर सकते हैं। दोनों लीग के नेता अगर तिलक बिहार आएंगे तो एनी बेसेंट का जो ऑफिस है वहां से वो भाषण दे सकते हैं, क्योंकि दोनों का उद्देश्य समान है और दोनों नेता एक दूसरे के मंच का इस्तेमाल करते हैं। तो ध्यान रखिएगा, ये होम रूल लीग आंदोलन बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी कांग्रेस जो है उसकी संस्था अखिल भारतीय नहीं हुई है। अभी कांग्रेस की शाखा हर स्थान पर नहीं है, लेकिन कांग्रेस से पहले होम रूल ने ही अखिल भारतीय स्तर पर अपनी शाखाएं बना दी। जब होम रूल लीग आंदोलन कमजोर पड़ गया और गांधी जी आए तो उन्होंने जब रॉलेट सत्याग्रह शुरू किया, जो उनका पहला अखिल भारतीय आंदोलन था, उसमें उन्होंने होम रूल लीग के मंच का ही प्रयोग किया। होम रूल लीग का उद्देश्य है स्वशासन, और इसी से प्रेरित होकर के 1917 में मॉन्टेग्यू की घोषणा होती है, जिसको कहा जाता है अगस्त घोषणा, जिसमें मॉन्टेग्यू घोषित करते हैं कि भारत में ब्रिटिश सरकार का उद्देश्य स्वशासन की संस्थाओं का धीरे धीरे विकास करना है। यही है अगस्त घोषणा, 20 अगस्त 1917 की मॉन्टेग्यू घोषणा। ठीक है, तो इतना पहले हम लोग कर लेते हैं, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए, तिलक, पहला तिलक, तो इसमें पहला पॉइंट आएगा 1908 में तिलक को मांडले निर्वासित किया गया। मांडले मांडले 6 वर्षों के लिए निर्वासित किया। किसने किया? अंग्रेजों ने किया। 1914 में तिलक की वापसी हुई। ठीक है, मांडले में निर्वासित कर दिया। निर्वासित कर दिया मतलब उनको भारत से बाहर भेज दिया, और उनकी वापसी हुई। और अप्रैल 1916 में अप्रैल 1916 में तिलक ने अपने होम रूल लीग की स्थापना की। इसके अध्यक्ष
जोसेफ बप्तिस्ता और सचिव एनसी केलकर। ठीक है, ये याद रखिएगा। इसके अध्यक्ष हैं जोसेफ बप्तिस्ता और इसके सचिव हैं एनसी केलकर। ये तिलक की होम रूल लीग है। एक स्टेटमेंट भी ध्यान रखिएगा, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार। होम रूल लीग की स्थापना के अवसर पर तिलक का वक्तव्य। ये याद रखिएगा, तिलक में इतना बिल्कुल मांडले शिवशंकर वर्मा में है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। होम रूल लीग के स्थापना के अवसर पर, होम रूल लीग की जब स्थापना हुई है तो उसी के अवसर पर तिलक का ये वक्तव्य है। जिस समय तिलक होम रूल लीग की स्थापना करते हैं उसी समय उनका ये वक्तव्य है कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं उसे लेकर रहूंगा। ये वक्तव्य तिलक का है, होम रूल लीग की स्थापना के समय ही ये वक्तव्य दिया गया है। ठीक है, तो इतना ध्यान रखिएगा। कभी कभी ये भी पूछता है कि तिलक को गिरफ्तार करके कितने वर्षों के लिए निर्वासित किया गया था, तो 6 वर्षों के लिए। तिलक की वापसी 14 में अप्रैल 1916 में, होम रूल लीग की स्थापना अध्यक्ष जोसेफ बप्तिस्ता और सचिव एनसी केलकर। इतना याद रहेगा, बिल्कुल याद रहेगा। चलिए, एनी बेसेंट। एनी बेसेंट के लीग की स्थापना एनी बेसेंट के लीग दिसंबर 1916 में स्थापित होती है। अध्यक्षा इसकी अध्यक्षा एनी बेसेंट ही है और इसका मुख्यालय, ध्यान रखिएगा, इसका मुख्यालय है अदियार। कहां मुख्यालय है इसका? अदियार। इसका मुख्यालय है अदियार। इसके संगठन मंत्री जॉर्ज अरुंडेल। कोषाध्यक्ष है इसके बीपी वाडिया साहब। कौन है? बीपी वाडिया। और महासचिव रामास्वामी अय्यर। रामास्वामी अय्यर। ठीक है, इनका मुख्यालय कहां? पुणे। तिलक के होम रूल लीग का मुख्यालय कहां है? पुणे। और इनका कहां है? अदियार। क्लियर है? इतना फैक्ट आपको याद रखना है, इतना तथ्य याद रखना है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, होम रूल लीग का उद्देश्य क्या था? भारत के लिए स्वशासन प्राप्त करना। दोनों होम रूल लीग का बिल्कुल अदियार तमिलनाडु में है। दोनों अदियार तमिलनाडु में है, शिवशंकर अदियार तमिलनाडु में है। अभी फिलहाल जो है, ऐसा करो शिवशंकर, मैं आपसे स्पेशली कर रहा हूं, क्लास पे ध्यान कंसंट्रेट करो। ये हेडक्वार्टर वगैरह तो टाइप करोगे आपको कहीं मिल जाएगा, क्लास को समझने का प्रयास करो। चलिए, होम रूल लीग का उद्देश्य है भारत के लिए स्वशासन प्राप्त करना। ठीक है, होम रूल लीग का उद्देश्य है भारत के लिए स्वशासन प्राप्त करना। तिलक की लीग का आधार क्षेत्रीय था। यह महाराष्ट्र एवं मध्य भारत तक सीमित लेकिन बेसेंट की लीग का स्वरूप अखिल भारतीय समस्त भारत में इसकी शाखाएं थी। दोनों लीग के एक समान उद्देश्य तथा दोनों नेता एक दूसरे के मंचों का प्रयोग कर सकते थे। ठीक है, दोनों लीग के नेता एक दूसरे के मंचों का प्रयोग कर सकते थे। ऐसा नहीं था कि तिलक के लीग एनी बेसेंट पर जाएंगे तो उसके मंच का इस्तेमाल नहीं करेंगे, ऐसी कोई बात नहीं थी, ये लोग कर सकते थे। लेकिन एक फैक्ट यहां पर और याद रखना है। एक क्वेश्चन पूछता है कि किसकी लीग में सदस्यों की संख्या ज्यादा थी। जरा सुनिएगा गौर से, किसकी लीग में सदस्यों की संख्या ज्यादा थी?
तो यहां पर क्या है, तिलक के लीग का आधार जो है वो क्षेत्रीय है और एनी बेसेंट के लीग का आधार अखिल भारतीय है, ऑल इंडिया लेवल पे है। तो जरा बताओ तो किसके लीग में ज्यादा मेंबर थे? स्वाभाविक क्या होना, किसके लीग में ज्यादा सदस्य थे? तिलक में थे या एनी बेसेंट में थे? यह भी सवाल आता है। एनी बेसेंट के लीग में सदस्यों की संख्या ज्यादा थी या तिलक के लीग में सदस्यों की संख्या ज्यादा थी? देखिए, प्रश्न अगर पूछता है तो इसका कोई कारण होता है। ऐसे हठात उनको पता है, एग्जामिनर को पता है कि बच्चे एनी बेसेंट ही लगाएंगे क्योंकि उनका आधार अखिल भारतीय है, लेकिन सदस्य संख्या तिलक के लीग में ज्यादा है, इसीलिए यह क्वेश्चन पूछता है। देश की नामी गिरामी हस्तियां जैसे जवाहरलाल नेहरू इत्यादि, जवाहरलाल नेहरू, मोहम्मद अली जिन्ना, ये सब एनी बेसेंट के लीग में है। नामी हस्तियां एनी बेसेंट के लीग में है, लेकिन सदस्य संख्या तिलक की ज्यादा है। तो यहां पर लिख देते हैं, तिलक के लीग की सदस्य संख्या ज्यादा थी। तिलक के लीग की सदस्य संख्या ज्यादा थी, आधार क्षेत्रीय है, वे सबको इकट्ठा करना चाह रहे थे, मेंबर्स ज्यादा बनाए, इसीलिए सदस्य उनमें ज्यादा हो गए। नहीं, तिलक की लोकप्रियता ज्यादा नहीं थी। अब देखो, एनी बेसेंट का अखिल भारतीय है, तो एनी बेसेंट सब जगह तो मेंबरशिप लेने के लिए, देने के लिए घूम नहीं रही है, और तिलक का पूरे महाराष्ट्र में प्रभाव है, तो सब लोग तिलक के साथ जुड़ना चाहते हैं। याद कीजिए, तिलक के बारे में आपको क्या बताया था? शिवाजी महोत्सव और गणपति महोत्सव की शुरुआत की थी महाराष्ट्र में उन्होंने, गणपति बप्पा मोरिया। क्यों किया था? उत्सव का शुरुआत क्यों कर रहे हैं? क्योंकि राष्ट्रवादियों को इकट्ठा किया जाए। तो निश्चित है कि वहां पर उनका पकड़ ज्यादा है, लोग ज्यादा आएंगे। ठीक है, तो ये तथ्य याद रखना बेटा, एकदम याद रखना, ये सब पूछता है। ठीक है, देखिए, तो क्या विदेशों में भी लीग की शाखाएं थी? विदेशों में भी लीग की शाखाएं थी। हाँ, विदेश में लीग की शाखा थी। लंदन में लीग की शाखा थी, जिसमें उसके अध्यक्ष थे लंदन में मेजर डी ग्राहम पोल। ठीक है, मेजर डी ग्राहम पोल। 1916 में लंदन में भी भारतीय होम रूल लीग की स्थापना हुई थी, जिसके अध्यक्ष थे मेजर डी ग्राहम पोल। ये भी लिख लीजिए। नेक्स्ट, उन्नीस सौ 16 में लंदन में भी लीग की शाखा खुली, जिसके अध्यक्ष थे मेजर डी ग्राहम पोल। ठीक है, यह भी आपको ध्यान रखना है। तो उद्देश्य क्या है लीग का? स्वशासन है। लीग का उद्देश्य स्वशासन की प्राप्ति
इसके प्रचार प्रसार के लिए इसके प्रचार प्रसार के लिए एनी बेसेंट ने न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ तथा तिलक ने मराठा तथा केसरी का प्रकाशन किया। ये दो पत्रिकाएं निकाली जाती हैं तिलक के द्वारा और एनी बेसेंट के द्वारा। इन्हीं दो पत्रिकाओं के माध्यम से होम रूल लीग का प्रचार प्रसार किया जाता है। ठीक है, इसी के माध्यम से होम रूल लीग का प्रचार प्रसार किया जाता है। तो पूरे भारत में होम रूल लीग का प्रसार किया जाता है और इसी के कारण ब्रिटिश सरकार मॉन्टेग्यू घोषणा करते हैं। ठीक है, होम रूल लीग आंदोलन के दबाव में मॉन्टेग्यू घोषणा। देखिए, मॉन्टेग्यू की प्रसिद्ध अगस्त घोषणा याद रखिएगा। ये मॉन्टेग्यू है भारत सचिव, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है मॉन्टेग्यू। ये अगस्त में एक घोषणा करता है जिसको कहते हैं मॉन्टेग्यू की अगस्त घोषणा। आगे फिर लिनलिथगो का अगस्त प्रस्ताव आएगा 1940 में। लिनलिथगो वायसराय है, उसका अगस्त प्रस्ताव आएगा और 42 में होगी अगस्त क्रांति। आपको मिलान में पूछता है अगस्त प्रस्ताव कब, अगस्त क्रांति कब, अगस्त घोषणा कब, उल्टा पुल्टा करके आपसे सवाल पूछने लगेगा। ठीक है, मॉन्टेग्यू की अगस्त घोषणा। सुजीत मैथ के प्रोफेसर कौन है? मॉन्टेग्यू की अगस्त घोषणा 20 अगस्त 1917। इस घोषणा में कहा गया कि भारत में ब्रिटिश सरकार का उद्देश्य भारत में स्वशासन की संस्थाओं का धीरे धीरे विकास करना है। ठीक है, यही थी मॉन्टेग्यू की अगस्त घोषणा। अब देखिए, यहां तक क्लियर है? यस और नो? यहां तक क्लियर है? होम रूल लीग आंदोलन चल रहा है, स्वशासन की मांग हो रही है, तो अंग्रेज घोषणा करते हैं कि भारत में ब्रिटिश सरकार का भी उद्देश्य है कि भारत में स्वशासन की संस्थाओं का धीरे धीरे विकास करना। ये अगस्त घोषणा है कि हम स्वशासन की संस्थाओं का विकास करेंगे। अब देखिए, एनी बेसेंट साहिबा जो है, अभी एनी बेसेंट साहिबा गौर से सुनिएगा, अभी राजनीति में दो लोगों का प्रभाव ज्यादा है। अभी तो गांधी जी 1915 में आए ही हैं, अभी वो देश घूम रहे हैं, लेकिन दो लोगों का प्रभाव अभी राजनीति में ज्यादा है। ये हैं तिलक बाबू
और एनी बेसेंट साहिबा। एनी बेसेंट साहिबा जो है ये थियोसोफिकल सोसाइटी के माध्यम से समाज सेवा कर रही थी, लेकिन ये 1914 में राजनीति में प्रवेश कर लिया और एक बड़ी ताकत हो गई राजनीति में। ये चाहती थी कि भारत और अंग्रेजों के बीच के संबंध को मजबूत बनाया जाए। एनी बेसेंट जो राजनीति में आई है उसका उद्देश्य है भारत और अंग्रेजों के बीच संबंध को मजबूती देना, और इसीलिए वो काम करती हैं, होम रूल लीग की स्थापना करती हैं, लोकप्रियता उनकी और बढ़ती है, और 1917 के कलकत्ता अधिवेशन में कांग्रेस का अध्यक्ष बनती है एनी बेसेंट, और कांग्रेस का अध्यक्ष बनने वाली एनी बेसेंट पहली महिला है, जबकि पहली भारतीय होंगी सरोजनी, लेकिन पहली महिला जो कांग्रेस की अध्यक्षा बनती है वो है एनी बेसेंट। लेकिन होता क्या है, 1917 में बनी है ये, 20 अगस्त को मॉन्टेन्यू की घोषणा होती है कि उद्देश्य स्वशासन देना है हमारा। अब जैसे ही मॉन्टेन्यू की घोषणा होती है, एनी बेसेंट का रुख अंग्रेजों के लिए सॉफ्ट हो जाता है, नरम हो जाता है। वे बार बार कहने लगती हैं कि भारतीयों को तो जितना मिलना था मिल गया जी, जितना भारतीयों को मिलना था मिल गया। लेकिन यहां अब गांधी बाबा हैं, वो अब अंग्रेजों से असहयोग पर बल देंगे, जलियांवाला बाग कांड होगा, हंगामा मचेगा, इतना बड़ा हंगामा मचेगा। लेकिन एनी बेसेंट कहेंगी कि भारत को तो जो मिलना था मिल गया जी। चलेंगी राजनीति में? नहीं चलेंगी। 1919 के बाद एनी बेसेंट राजनीति से अलग हो जाती है। मृत्यु उनकी होती है 1932 में, लेकिन फिर राजनीति में कोई पूछता नहीं है। क्यों नहीं पूछता है? कि ब्रिटिश साम्राज्य का हमदर्द बन गई है, अब उनको कोई नहीं पूछेगा। होम रूल लीग भी कमजोर पड़ गया। तिलक भी वैलेंटाइन शिरोल के विरुद्ध मानहानि का मुकदमा लड़ने के लिए लंदन चले गए। एनी बेसेंट साम्राज्य के पक्ष में चली गई, अंग्रेजों के पक्ष में चली गई, तो होम रूल लीग आंदोलन कमजोर पड़ गया। लेकिन मंच तो था, पूरे भारत में होम रूल लीग का मंच है, कांग्रेस का नहीं है। अब इसका उपयोग करेंगे गांधी बाबा। रॉलेट सत्याग्रह में गांधी जी होम रूल लीग के मंच का ही प्रयोग करके एक अखिल भारतीय आंदोलन की शुरुआत करते हैं, जिसका नाम है रॉलेट सत्याग्रह। क्लियर हो रहा है? लिंक पर लिंक जोड़ते जाना, इमारत मजबूत बनेगी, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, उन्नीस 1917 का कलकत्ता अधिवेशन। ऐसे लिखो, बहुत सारे बच्चे हैं। उन्नीस 1917 में कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन। अध्यक्षा एनी बेसेंट। कांग्रेस का अध्यक्ष बनने वाली पहली महिला। इतना याद रखोगे, कांग्रेस का अध्यक्ष। स्वशासन का मतलब, किरण, स्वशासन का मतलब होता है अपना शासन चलाना। अंग्रेजों का शासन था और भारतीय मांग रहे थे कि आप ऊपर वाला शासन देखिए, लेकिन अपना शासन हमको चलाने दीजिए। यही है स्वशासन।
जो हम आम शासन करते हैं अपने क्षेत्रों पर, वो हमको चलाने दीजिए, आप हस्तक्षेप ना करें। यही है स्वशासन। अभी इतना ही ध्यान रखिए। आगे फिर स्वशासन का मतलब होगा स्वराज। स्वराज में भी अस्पष्टता नहीं आएगी। अस्पष्टता लाएंगे कौन? 1929 में जवाहरलाल, पूर्ण स्वराज, पूरी तरह से समाप्त अंग्रेजी शासन। तो स्वशासन का मतलब है स्व मतलब अपना, शासन मतलब प्रशासन। हम अपना शासन खुद करेंगे, यही है स्वशासन। चलिए, तो कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन, अध्यक्षा है एनी बेसेंट, कांग्रेस का अध्यक्ष बनने वाली पहली महिला। ठीक है। लीग का पतन, कारण मॉन्टेन्यू की घोषणा के बाद एनी बेसेंट का रुख अंग्रेजों के प्रति उदार हो गया और वे धीरे धीरे राजनीति से अलग होने लगे। दूसरा, तिलक वैलेंटाइन शिरोल के विरुद्ध मानहानि का मुकदमा लड़ने लंदन चले गए। और इसी के कारण क्या हुआ कि नेतृत्व विहीन हो गया होम रूल लीग। ये जो साहब है वैलेंटाइन शिरोल, जरा इस पर नजर रखिएगा। आपको बताया था एक पुस्तक का नाम इंडिया अनरेस्ट। इंडिया अनरेस्ट जो पुस्तक है उसके रचनाकार हैं वैलेंटाइन शिरोल। ठीक, इसी के विरुद्ध मानहानि का मुकदमा लड़ने के लिए तिलक महोदय लंदन चले गए और यहां उनका लीग कमजोर पड़ गया। ठीक है। तो होम रूल लीग में जितनी बात बताए हैं आपको, ये सारा क्वेश्चन पूछता है, सबको रट लेना है। ठीक है। चलिए अगला देखो बेटा, तिलक इंडिया रिटर्न होते हैं 1920 में और इनकी मृत्यु हो जाती है। 1920 में तिलक मर गए और उसी की मृत्यु पर गांधी जी ने कहा था कि आज मेरा सबसे मजबूत बचाव चला गया। तिलक स्वराज कोष का भी गठन करते हैं आंदोलन के संचालन के लिए गांधी जी। 1920 में तिलक वापस आते हैं और मर जाते हैं। चलिए अगला, यहां तक क्लियर है।
देखो मॉडर्न इंडिया में क्या होता है, कई धाराएं एक साथ चलेंगी, कई धाराएं एक साथ चलेंगी और सब एक साथ आकर के मर्ज होंगी। तो अलग अलग नदियों के धारों को पहचानना है, अलग अलग कहानी सबको जोड़ना है, सबको लिंक को जोड़ना है और जो मुख्य नदी है उसमें सबको लिंक कर देना है। जो मुख्य नदी क्या है, भारत की स्वतंत्रता। स्वतंत्रता की नदी चल रही है, उसमें कई धाराएं आकर के मिलती हैं। इन सब धाराओं को पहचान करना है, उसके तथ्यों को देखना है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। एक और है, आपको कहा था एक और हमारी चर्चा है जो अधूरी रह गई थी यहां पर, ये है क्रांतिकारी आतंकवाद। ये भी एक चरण है 1905 से 1915 के बीच। देखो 1885 से 1905 तक उदारवादी चरण था, जिसमें उदारवादी नेताओं का प्रभुत्व था। लेकिन धीरे धीरे उदारवादी नेताओं का प्रभुत्व समाप्त हो गया। यही उदारवादी नरम दल कहे जाते थे। इनके प्रभुत्व को समाप्त किया गरम दल ने। गरम दल ने आंदोलन पर कब्जा कर लिया, बंगाल विभाजन विरोधी आंदोलन की शुरुआत कर दी, जिसके मुख्य स्तंभ थे लाल, बाल और पाल। ठीक, पूरे भारत में स्वदेशी आंदोलन का विस्तार कर दिया, लोग आंदोलित हो गए। अब देखिए, कोई गरम है, एक्साइटेड है कि चलो अरे ऐसे नहीं ऐसे करो। एक ज्यादा गरम है, वो डांटता नहीं है, सीधे मार बैठता है, वही ज्यादा गरम है क्रांतिकारी। ठीक है, अब देखिए इसकी दो धाराएं हैं। ये क्रांतिकारी आंदोलन का विकास जो है, ये भी 19वीं सदी के अंतिम दशक में शुरू हो जाता है। इसकी दो धाराएं हैं। एक क्रांतिकारी है जिसको कहते हो लोन उल्फ। एक क्वेश्चन पूछा था, लोन उल्फ क्या है? लोन उल्फ जो है वो आतंकवादी होता है जो व्यक्तिगत वीरता के आधार पर, उसका कोई संगठन नहीं है, व्यक्तिगत वीरता के आधार पर लोगों को डराता धमकाता है, भगाता है। वही एक धारा जो क्रांतिकारिता की है, उसमें वैसे क्रांतिकारी हैं जो अंग्रेजों की हत्या करते हैं, उनको डरा धमका करके भारत से भगाना चाहते हैं। और क्रांतिकारियों की दूसरी धारा है जो विदेशियों से सहयोग लेकर के और अंग्रेजों के खिलाफ उनको खड़ा करके अंग्रेजों को यहां से हटाना चाहती है। दो धाराएं, एक व्यक्तिगत वीरता के आधार पर और दूसरा विदेशी शक्तियों का सहयोग लेकर के अंग्रेजों को बाहर निकालना चाहती है। बाहर निकालना तो सब चाहते हैं, गांधी जी भी चाहते हैं, लेकिन उनका माध्यम अहिंसा है और क्रांतिकारियों का माध्यम हिंसा है। चाहे वो व्यक्तिगत वीरता के आधार पर हो, चाहे वो विदेशी शक्तियों का सहयोग लेकर के हो। ठीक, लेकिन उद्देश्य क्या है? भारत की आजादी। लेकिन तरीका अलग अलग है। ठीक है, तो क्रांतिकारी आतंकवाद, यहां पर ये जो क्रांतिकारी राष्ट्रवादिता है, भारत में इसकी शुरुआत होती है 1897 में महाराष्ट्र से, जहां पर दो चापेकर भाई हैं। इनका नाम है बालकृष्ण चापेकर और दामोदर चापेकर। ये दोनों क्या करते हैं कि पूना के प्लेग कमिश्नर रैंड और ऑयस्टर्ड की हत्या कर देते हैं। रैंड और ऑयस्टर्ड की हत्या कर देते हैं, जो पूना का प्लेग कमिश्नर है। और इसी हत्या को भारत में पहली राजनीतिक हत्या माना जाता है। ठीक,
अब कहोगे पूना का प्लेग कमिश्नर किसको कहते हो? प्लेग कमिश्नर, देखो जैसे कोरोना बीमारी फैली ना, लाइलाज थी, गांव के गांव खत्म हो गए, कई लोग मर गए, वैसे ही पहले प्लेग इन्फ्लुएंजा फैलता था तो गांव का गांव खत्म हो जाता था। तो प्लेग बीमारी थी, बैक्टीरिया से होता है प्लेग, और इस बैक्टीरिया को ट्रांसमिट कौन करता है? पिस्सू, चूहा, चूहा के माध्यम से प्लेग फैलता है। तो ये जो रेंडोर ओस्टर्ड है, ये प्लेग कमिश्नर बनाया और इसने क्या किया कि घर घर घुस करके चूहा पकड़वाना शुरू किया। अब अंग्रेज आपके घर में घुसने लगे चूहा पकड़ने के लिए। भैया, चूहा पकड़ने के लिए कोई अंग्रेज घर में घुसेगा तो मां बहनों की इज्जत खतरे में नहीं आएगी, बहन बेटियों की प्रतिष्ठा खतरे में नहीं आएगी। वही हुआ और उसी पर क्रांतिकारी क्रोधित हो गए और रेंडोर ओस्टर्ड की हत्या कर दी। महाराष्ट्र में ही पहला क्रांतिकारी संगठन भी बनता है जिसका नाम है मित्र मेला। यही बाद में चल के अभिनव भारत में चेंज कर जाती है, जिसके दो नेता हैं और ये दोनों भी भाई ही हैं। वीडी सावरकर, नाम सुना होगा, वीडी सावरकर, विनायक दामोदर सावरकर, और उनके भाई हैं गणेश सावरकर। ये दोनों इस संस्था की स्थापना करते हैं। ये प्रारंभिक क्रांतिकारियों में शामिल है महाराष्ट्र से। ठीक है, तो यहां पर आपको यह ध्यान रखना है कि क्रांतिकारी आंदोलन, ये जो पहला चरण है 1905 से 1915, महाराष्ट्र से शुरू होता है, बंगाल में भी है। देख लो, खुदीराम बोस, प्रफुल्ल चाकी, मुजफ्फरपुर बम कांड 1908, ध्यान होगा। पंजाब में भी है, लाला लाजपत राय और भगत सिंह के चाचा लाला अजीत सिंह, भारत माता समाचार पत्र, अंजुमन में मोहिबाने वतन। तमिलनाडु में भी है, तमिल कवि सुब्रमण्यम भारती, याद होगा। तो ये क्रांतिकारी आंदोलन इस समय पूरे भारत में है। और ध्यान रखिएगा, विदेश में भी है, इंडिया हाउस, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। क्वेश्चन पूछता है, मैडम भीखाजी कामा ने कहां स्वतंत्र भारत का झंडा फहराया? स्टुअर्ट कांग्रेस, जर्मनी में। फिर पूछता है, गदर पार्टी 1912 कहां? सैन फ्रांसिस्को, अमेरिका, लाला हरदयाल। तो ये देश विदेश दोनों जगह पर क्रांतिकारी आंदोलन है। एक दो प्रश्न संभावित यहां से होता है, ध्यान रखिएगा। तो पहला पॉइंट, क्रांतिकारी आंदोलन। ठीक है, तो इसका प्रारंभ $1897 में महाराष्ट्र से। पुणे के चापेकर भाइयों बालकृष्ण चापेकर और दामोदर चापेकर ने पुणे के प्लेग कमिश्नर रेंड और एमहर्स्ट की हत्या कर दी। ठीक है, पूना के प्लेग कमिश्नर रेंड और एमहर्स्ट की हत्या कर दी। यह घटना भारत की
पहली राजनीतिक हत्या। चापेकर भाइयों को क्या दे दिया गया? फांसी दे दिया गया। चलिए, महाराष्ट्र में ही 1899 में मित्र मेला नाम का गुप्त संगठन बना, जो 1902 में अभिनव भारत के नाम से वीडी सावरकर एवं गणेश सावरकर के द्वारा स्थापित किया गया। ठीक है, इसकी शाखाएं महाराष्ट्र और मध्य भारत में। इसी संस्था के सदस्य अनंत करकरे ने नासिक के जिला मजिस्ट्रेट जैक्सन, नाम ध्यान रखिएगा, की हत्या कर दी। किसकी? जैक्सन की हत्या कर दी। नासिक के जिला मजिस्ट्रेट जैक्सन की हत्या कर दी। किसने? अनंत करकरे ने जैक्सन की हत्या कर दी। जैक्सन हत्याकांड में शामिल क्रांतिकारियों पर मुकदमा नासिक षड्यंत्र केस के तहत चला। वीडी सावरकर को इसी केस में हम देखते हैं कि काला पानी की सजा मिल जाती है। ठीक है, नासिक षड्यंत्र केस में। बैक स्लाइड सर प्लीज, जरूर जरूर। ठीक है, नासिक षड्यंत्र केस के तहत इन पर मुकदमा चलता है। क्लियर है? ध्यान रखिएगा, महाराष्ट्र में
क्रांतिकारी आंदोलन हम लोग चर्चा कर रहे हैं 1905 से 1915 पूरे देश में फैलता है। प्रारंभ 1897 में महाराष्ट्र से, कहां से? महाराष्ट्र से इसकी शुरुआत होती है। 1897 में पूना के चापेकर भाई प्लेग कमिश्नर रेंड एमहर्स्ट की हत्या, भारत की पहली राजनीतिक हत्या, चापेकर भाइयों को फांसी। नेक्स्ट, महाराष्ट्र में 1899 में मित्र मेला नाम का गोपनीय संगठन बना और 1902 में अभिनव भारत के नाम से वीडी सावरकर एवं गणेश सावरकर दोनों भाइयों के द्वारा इसको स्थापित किया गया। इसकी शाखाएं मध्य भारत और महाराष्ट्र में। और फिर इसी संस्था के सदस्य अनंत करकरे, प्रश्न पूछा है ये, अनंत, काला पानी की सजा क्या होती है? काला पानी जो सेलुलर जेल है ना अंडमान, जहां से आप बाहर नहीं निकल सकते, उसी को काला पानी कहता है। अंडमान है ना काला पानी, वहीं पर भेज देते थे। अब टापू घुरा हुआ है, वहां पर टापू है, उसके बाद कोई आने की व्यवस्था नहीं है, वही काला पानी हुआ। ठीक है। इसी संस्था के सदस्य अनंत करकरे ने नासिक के जिला मजिस्ट्रेट जैक्सन की हत्या कर दी। किसकी? जैक्सन की हत्या कर दी। जैक्सन हत्याकांड में शामिल क्रांतिकारियों पर मुकदमा चला। किस षड्यंत्र केस में? नासिक षड्यंत्र केस में। और इसी षड्यंत्र केस पर मुकदमा चला वीडी सावरकर को। काला पानी, काला पानी अंडमान निकोबार द्वीप समूह में एक जेल था जिसको अब संरक्षित करके सेलुलर जेल बना दिया गया है, वही था काला पानी। वहीं पर भेज देते थे उनको कि जाओ वहीं पर रहो, किसी से भेंट मुलाकात नहीं, चारों तरफ पानी ही पानी। ठीक है। तो ये क्रांतिकारी आंदोलन, ये क्रांतिकारी आंदोलन बंगाल में भी फैलता है, पंजाब में भी फैलता है और विदेशों में भी फैलता है। अगली क्लास में हम लोग इसकी चर्चा करेंगे। आज इतना ही रखेंगे। यहां तक कोई दिक्कत है तो बताइए, कोई परेशानी किसी को तो बताइए।